एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गौरव साइंस क्लासेस के अंदर। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बैक्टीरिया के बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि बैक्टीरियल जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसे म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। एन एसिटाइल, ग्लूकोसामिन जिसे नेम NAM NAG, दूसरा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, शॉर्ट में इसको NAM कहते हैं, और 4 डी एमिनो एसिड्स से मिलकर बनी होती है। ये इसका पेप्टिडोग्लाइकेन का कंपोजिशन होता है जो सेल वॉल बनाता है। सेल वॉल का कार्य क्या होता है? ये बैक्टीरियल सेल को होस्ट सेल के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेल के अंदर एंटर होने से रोकते हैं, सेल के अंदर प्रवेश से रोकते हैं। ठीक है, मतलब जो होस्ट सेल के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आने से रोकते हैं ताकि बैक्टीरियल सेल को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। ये इसका कार्य होता है। अब सेल वॉल के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो कंपोजिशन है उसके आधार पर बैक्टीरिया को 2 भागों में स्टेनिंग मेथड द्वारा, अभिरंजन तकनीक द्वारा हैंसन क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेनिंग मेथड की खोज की। ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने बैक्टीरिया को सेल वॉल के कंपोजिशन के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को स्टेन किया, एक डाई से स्टेन किया, फिर इसको अल्कोहल से वॉश किया। अल्कोहल से वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरिया कलर रह गए जिनका कलर था पर्पल, उनको तो कहा उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, उनको क्या कहा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया स्टेनिंग के बाद अल्कोहल से वॉश करने के बाद कलरलेस हो गए थे, कैसे, कलरलेस होने के बाद यहाँ पे उनको वापस सेफ्रोनिन से स्टेन करने के बाद उनके अंदर रेड कलर प्रोड्यूस हुआ। उन बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या अंतर होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। तो बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और इधर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसकी मोटाई 20 से 30 नैनोमीटर होती है। ठीक है, उसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन का कंटेंट होता है कंटेंट 80% तक होता है और 20% तक इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, जो सेल वॉल की थिकनेस होती है वो 10 से 15 नैनोमीटर होती है और इसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन का कंपोजिशन होता है वो 5 से 15% तक होता है। उसके बाद 15% तक 35% तक इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं।
50% तक इसके अंदर लिपोप्रोटीन्स होते हैं। तो ये इनका कंपोजिशन होता है। उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल के अंदर टिकोइक एसिड होता है, में टिकोइक अम्ल पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। उसके बाद जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल के अंदर सल्फर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फर एमिनो एसिड्स एब्सेंट होते हैं, जबकि इनके अंदर सल्फर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो लाइसोजाइम जो हमारे आंसुओं के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारी लार में प्रेजेंट होता है, उसके कांटेक्ट में आते ही इनकी सेल वॉल डिग्रेड हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो लाइसोजाइम के कांटेक्ट में आने के बाद भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए लाइसोजाइम को पहले क्षारीय माध्यम से क्रिया करानी पड़ती है। अगर लाइसोजाइम को क्षारीय कर दिया जाए तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम्स उपस्थित होते हैं। ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनते हैं, से इनका निर्माण होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम्स एब्सेंट होते हैं। उसके बाद इनके अंदर जो आरएनए और डीएनए का जो रेशो है, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर आरएनए और डीएनए का जो रेशो है, इनके अंदर आरएनए 8:1 प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आरएनए और डीएनए का जो रेशो है इक्वल होता है, 1:1 होता है। ये इनके कुछ बेसिक अंतर थे। और एक और अंतर, जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं वो एक्सोटॉक्सिन का निर्माण करते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो एंडोटॉक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये इनके बेसिक कैरेक्टर थे। इसके बाद बात करेंगे हम सेल वॉल के आधार पर इनका वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है। अब हमारे जो इसके सेल ऑर्गेनेल्स जो बच गए हैं, पहले हम उनको देखेंगे। हमने सेल वॉल के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और सेल वॉल के बारे में बात कर लेती। अब हमारा चौथा पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन वो बाई लेयर्ड होती है। ठीक है। ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसके अंदर 30% फॉस्फोलिपिड होता है, 70% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, और ये बाई लेयर्ड होती है। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का कार्य होता है ये जो वाटर सॉल्युबल विलेय पदार्थों को रोकने का कार्य करती है। विलेय पदार्थों को सेल के अंदर एंटर होने से को जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश से रोकती है। कोशिका के अंदर प्रवेश से रोकती है। फिर अगला पॉइंट है हमारा साइटोप्लाज्म।
ये 80% वाटर का बना होता है और इसके अंदर शेष 20% लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहला होता है न्यूक्लियोइड। चूंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये जो मीजोसोम है से जुड़ जाता है, कभी कभी मीजोसोम से जुड़ जाता है। उसके बाद दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स होता है इसके अंदर प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो सर्कुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर रिप्लिकेशन यानी कि पुनरावृत्ति की क्षमता पाई जाती है, जब प्लाज्मिड क्रोमोसोम से जुड़ जाता है, यानी न्यूक्लियोइड यानी कि क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोइड या प्लाज्मिड जब दोनों जुड़ जाते हैं तो एपिसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्लाज्मिड प्लस न्यूक्लियोइड जुड़कर इन दोनों को संयुक्त रूप से एपिसोम कहते हैं। और इस प्लाज्मिड के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस की क्षमता पाई जाती है। ड्रग रेजिस्टेंस की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। तीसरा सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम। तीसरा सेल कंपोनेंट होता है राइबोसोम। बैक्टीरियल सेल के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो 50 और 30 सब यूनिट के बने होते हैं। ये S का अर्थ होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, स्वेडबर्ग नियतांक होता है। राइबोसोम 30S और 50S सब यूनिट के मिलकर बने होते हैं। ये बड़ी यूनिट होती है और ये छोटी यूनिट होती है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। उसके बाद अगला जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो मीजोसोम। मीजोसोम ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनती है। से ट्यूबलाई स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, संरचना का निर्माण होता है। इसके अंदर
मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष होती है कि समान होती है, समान कार्य करती है, ये कह सकते हैं हम। तो ये इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स थे। तो हमने सेल, जो बैक्टीरियल सेल्स के जो मेन कंपोनेंट्स थे उनके बारे में स्टडी कर लिया है। अब बात करते हैं कुछ सेल्स के अंदर, कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। ये क्रोमेटोफोर्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, में मदद करते हैं। जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनके अंदर ये क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर बैक्टीरियल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला हमारा क्लासिफिकेशन है रेस्पिरेशन के आधार पर बैक्टीरिया में क्लासिफिकेशन। तो बात करते हैं बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। श्वसन का जो बैक्टीरियल सेल वॉल के सेल वॉल या इसका जो साइटोप्लाज्म है, बेसिकली इसके साइटोप्लाज्म में कुछ फूड मटेरियल होता है, उसके ऑक्सीडेशन से यानी कि ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह ऊर्जा की प्राप्ति अपनी अदर एक्टिविटीज में काम में लेता है। तो इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए उसे श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा है। एक वायवीय बैक्टीरिया यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया, और एक एनएरोबिक यानी कि अवायवीय बैक्टीरिया। वायवीय बैक्टीरिया फूड के ऑक्सीडेशन के लिए सीधे वातावरण से या तरल पदार्थ में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें ये जो इनका स्टोरेज फूड मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वही CO2, H2O और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो था एरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया में भी फूड का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ये सीधे वातावरण से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। ये वायु की अनुपस्थिति में किसी अन्य स्रोत से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और फूड का आंशिक ऑक्सीकरण करते हैं।
आंशिक ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, इस आंशिक ऑक्सीडेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और कभी कभी हीट इतना जनरेट हो जाती है कि जंगलों में आग लग जाती है। जो बैक्टीरियाज होते हैं इनके अंदर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है कि जंगलों के अंदर आग लग जाती है, और इनके द्वारा जो ऑक्सीडेशन होता है, जो ग्लूकोज का जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, C2H5OH, ये इनकम्प्लीट कंबक्शन से होता है, और इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो ये दो प्रकार के जो बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरियाज, ये फूड के ऑक्सीडेशन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था। अब बात करते हैं बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वो न्यूट्रिशन के आधार पर। तो पोषण के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, इस पर बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा है। पहला है ऑटोट्रॉफ, दूसरा है हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया। स्वपोषी बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन इनमें ऑक्सीजन की जगह कोई सल्फर युक्त पदार्थ होता है। सल्फर युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, इसके रिएक्शन ऐसे होती है, CO2 प्लस H2S CH2O की N प्लस 2S, इसमें सल्फर बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो ये बाई प्रोडक्ट है। जो हमारी मेन रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होती है, इसमें सल्फर बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है क्रोमेशियम। क्लोरोबियम, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो ये अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं बना पाते हैं, उपस्थिति में नहीं बना पाते हैं। इनको अपना भोजन बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए पहले किसी अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करना पड़ता है। ऑक्सीकरण करने से क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह ऊर्जा भोजन बनाने में उपयोग में ली जाती है।
अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो इनके अंदर अकार्बनिक पदार्थ जिसका ऑक्सीडेशन होता है, उसके आधार पर कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहला बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया। इसमें सल्फर के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा फूड के फॉर्मेशन में काम में ली जाती है। इसका एग्जाम्पल है बैगियोटा, थायोथ्रिक्स और थायोबेसिलस। ये सल्फर बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा है आयरन बैक्टीरिया। ये Fe+ को Fe+3 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, करके ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके फेरोबैसिलस, लेप्टोथ्रिक्स। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आयरन प्लस फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करके इनका ऑक्सीडेशन करके जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का उपयोग अपने फूड निर्माण में कर लेते हैं। तीसरे होते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये वायवीय हाइड्रोजन को जल में बदल देते हैं, H2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का उपयोग ये अपने फूड फॉर्मेशन में करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बेसिलस, पेंट्राट्रोपकस। उसके बाद आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक अमोनिया को नाइट्राइट NO2 में कन्वर्ट करते हैं, में बदलकर ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कौन से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, कौन से जो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया को NO2 में कन्वर्ट करते हैं, वो होते हैं नाइट्रोसोमोनास। और दूसरे होते हैं जो NO2 को NO3 में कन्वर्ट करते हैं, ये भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं और इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है और फिर उस ऊर्जा का अपना फूड फॉर्मेशन में करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टोडर्मा। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है कार्बन बैक्टीरिया। फिफ्थ है कार्बन बैक्टीरिया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बेसिलस, ओलिगो, बोरोफिलस PHILUS, बोर्बोफिलस। और लास्ट में होते हैं मीथेन बैक्टीरिया।
एग्जाम्पल्स है मिथेनोकोकस, ये जीवाणु मेथेन का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और हार्मफुल इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।